सूरज की तेज किरणें अमित के शरीर पर पड़ रही थी। वह खेत में काम कर रहा था, पसीने से तर तभी वह फिर से आई वही लड़की जो हर दिन इस बाग से होकर चलती थी। कोई राजकुमारी सी लगती थी अपने शांत और आत्मविश्वास से भरे चलने के अंदाज से। उसका नाम माया था। अमित ने अपना काम रोककर उसे देखना शुरू कर दिया। माया ने उसे ऐसे घूरते हुए देखा और कहा, क्या हुआ? हाथ क्यों रोक दिए? जल्दी जल्दी काम करो, बहुत कुछ बाकी है अभी। अमित को नहीं पता था कि यह कौन है। पहली बार उसके पिता ने उसे इस बाग में भेजा था जहां उसे घास काटनी थी। जैसे ही माया उसके करीब से गुजरी, उसके वजूद से एक अजीब सी खुशबू आए और अमित अपने होश खो बैठा। वह सोचने लगा, कौन है ये? कहाँ से आई है? क्या यह उसी महल में रहने वाली मेहमान है? उसकी आंखों ने माया को दूर तक देखा जो दरख्तों के पीछे कहीं गायब हो गई। अमित एक ठंडी सांस लेकर अपने काम में लग गया, लेकिन उसके दिल में उस खूबसूरत लड़की की छवि बस गई थी। अमित एक गरीब किसान का बेटा था। उनका गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसे उसके पिता सालों से पक्का कराना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। अमित पढ़ने में होशियार था और मैट्रिक के बाद उसने शहर जाकर आगे पढ़ने का फैसला किया था। शहर में रहना आसान नहीं था। उसका एक दोस्त था जिसके साथ वह रहता था। हालांकि दोस्त के घर वाले इस बात पर नाराज रहते थे। दिन भर कॉलेज में रहने के बाद शाम को अमित कहीं काम करने की कोशिश करता ताकि अपनी फीस का इंतजाम कर सके। एक रात जब परिवार खाना खा रहा था, अमित के पिता ने बताया, चंद्र महल में जो लड़की आई है, गांव वाले उसके बारे में अजीब अजीब बातें कह रहे हैं। कैसी बातें सर पिताजी? जानते भी हो मैं कौन हूँ? मेरी हकीकत जान लोगे तो होश उड़ जाएंगे। वह गुस्से से बोली, तुम्हारी हकीकत जानने नहीं मैं यहाँ आया हूँ। अमित ने दृढ़ता से कहा, तुम कौन हो और यह क्या कर रही हो? तुम्हारा इस आदमी से क्या संबंध था? मेरे पिता कहते हैं कि यह व्यक्ति लावारिस था, इसकी कोई पहचान नहीं थी। लावारिस? माया गुस्से से चिल्लाए। जानते भी हो ये कौन है? पूरा गांव तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। माया ने अपना रुख मोड़ा और कहने लगी, मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अपना बदला लेने आई हूँ। मेरा बदला पूरा होगा तो मैं चली जाऊंगी। अमित ने पूछा, लेकिन तुम हर रात इस कब्र पर क्यों आती हो? इस गांव से उसका क्या संबंध है? लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मेरे क्या लगते हो? अमित शर्मिंदा होकर बोला, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे पीछे आता हूँ। माया मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम एक पढ़े लिखे खूबसूरत नौजवान हो, इस गांव का भविष्य बदल सकते हो। फिर क्यों विजय सिंह के गुलाम बने हुए हो? विजय सिंह का नाम लेते समय उसकी आवाज में नफरत थी। अमित बेबसी से बोला, सारे गांव वाले उसकी दौलत और जायदाद के कारण मजबूर हैं। वह बहुत अमीर है, लेकिन दूसरों का हक छीनकर कभी सुखी नहीं रह पाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? किसका हक छीना है उसने? माया ने पूछा। वो तो विजय सिंह है, रघु सिंह का भाई। दोनों भाई बड़े जमींदार थे, अमित ने जवाब दिया। माया नफरत से बोली, दोनों भाई थे लेकिन बिल्कुल अलग। एक का दिल प्यार और अच्छाई से भरा था, दूसरे के दिल में लालच और बुराई। मैं विजय सिंह को अच्छी तरह जानती हूँ। अमित ने डरते डरते पूछा, तो क्या विजय सिंह से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? वो तुम्हारे चाचा नहीं है? नहीं, वो मेरे चाचा नहीं है। वो मेरे कुछ भी नहीं लगते। मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बाबा रघु सिंह के लिए आई हूँ, जिन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके महल की रक्षा करूंगी, जिसका नाम उन्होंने चंद्र महल रखा था। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। अमित बेचैनी से उसे देखता रहा। वह अभी भी कब्र का रहस्य जानना चाहता था, लेकिन माया के आंसू देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। चलो महल वापस चलते हैं, अमित ने उसे दिलासा देते हुए कहा। रात में यहाँ रहना सही नहीं है। माया चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर तक अमित को उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर उसने बिना मुड़े कहा, तुम गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारी खूबसूरती अद्वितीय है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो अमित मुड़कर देखने लगा। वहां कोई नहीं था, माया गायब हो गई थी। हालांकि अमित अभी तक उसके कदमों की आवाज़ सुन रहा था। हैरान और भयभीत वह वहीं खड़ा रह गया। अगली सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। विजय सिंह अपने महल से गायब हो गए थे। रात में वह अपने कमरे में सोए थे, लेकिन सुबह उनका कोई निशान नहीं मिला। अमित के मन में शक था। रात को ही माया विजय सिंह के बारे में अजीब बातें कह रही थी। गांव वालों को भी शक होने लगा। एक आदमी ने कहा, हो ना हो ये वही लड़की है जिसकी हरकतें अजीब हैं। रात मैनुस ने रोबदार आवाज में पूछा, अगर विजय सिंह अपने महल से गायब हो गए हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक व्यक्ति ने कहा, वह आपके चाचा हैं। क्या आपको धोख नहीं कि वे अचानक गायब हो गए हैं? आप उन्हें खोजने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरे इनसे सब रिश्ते खत्म हो चुके हैं। माया ने गुस्से से कहा, अब वह मेरे कुछ नहीं लगते। तभी किसी ने आशंका जताई, हम आपके महल की तलाशी लेना चाहते हैं। हो सकता है विजय सिंह के गायब होने के पीछे आपका ही हाथ हो। माया ने सभी को अंदर आने की अनुमति दे दी।
अमित भी भीड़ के साथ अंदर जाने लगा। तब माया उससे धीरे से बोली, तुम भी इन मूर्खों के साथ मिल गए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। अमित ने विवशता से कहा, लेकिन गांव वालों के साथ जाना मेरी मजबूरी है। मेरा पूरा परिवार इस गांव का है। महल में कहीं भी विजय सिंह का निशान नहीं मिला। निराश होकर गांव वाले वापस जाने लगे। अमित के मन में अभी भी शक था कि माया का विजय सिंह के गायब होने से कुछ संबंध है। अगली रात अपने दिल की बेचैनी से मजबूर होकर अमित फिर से चंद्र महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। यह आवाज़ किसी पुरुष की थी और महल के अंदर से आ रही थी। भागकर अमित अंदर गया, लेकिन ना तो माया दिखी और ना ही चीखने वाला व्यक्ति। अचानक उसे जमीन के नीचे से आवाज़ सुनाई दी, क्या महल में कोई तहखाना है? अमित ने तहखाने को ढूंढना शुरू किया। उसकी नज़र एक स्तंभ के पास लगे लोहे के ढक्कन पर पड़ी। वह दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरा। अंधेरे में उसने सुना कि एक कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बज रहा था। जैसे ही अमित ने दरवाज़ा खोला, धुंधली रोशनी में उसने देखा कि विजय सिंह एक कुर्सी पर बंधे बैठे हैं। मेरी मदद करो, विजय सिंह ने भयभीत होकर कहा। मुझे यहाँ से छुड़ाओ वरना वह मुझे मार डालेगी। वह अपना बदला लेने आई है। अमित जैसे ही उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, एक भारी आवाज़ गूंजी, खबरदार उसे हाथ मत लगाना। जब तक यह अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगा, मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अंधेरे से माया बाहर निकली। आज उसका चेहरा भयानक लग रहा था। तुम क्या खेल खेल रही हो? अमित ने गुस्से से पूछा। ये हमारे गांव का जमींदार है। हजारों लोग इनके यहाँ काम करते हैं। माया ने कहा, क्या तुम्हें इसकी सच्चाई पता है? ये वह व्यक्ति है जिसने अपने ही भाई की हत्या कर दी थी सिर्फ इस महल और धन के लिए। क्या कह रही हो तुम? क्या विजय सिंह ने अपने भाई रघु सिंह को मार दिया था? अमित हैरान था। माया रोते हुए बोली, हाँ, उस रात रघु सिंह की मौत हो गई थी। विजय सिंह गिड़गिड़ाने लगे। मैं अपना हर अपराध स्वीकार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसी सजा मत दो। माया ने अमित को पीछे हटने का इशारा किया। चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा अंजाम भी इसी जैसा होगा। लेकिन अमित सच्चाई जानना चाहता था। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम वास्तव में रघु सिंह की पोती हो? लेकिन सब तो कहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं थी। माया ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। रघु सिंह और विजय सिंह दो भाई थे। रघु सिंह एक अच्छे और दयालु इंसान थे, जबकि विजय सिंह लालची और दुष्ट था। रघु सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया और इसका नाम चंद्र महल रखा। लेकिन मैं रघु सिंह की पोती नहीं हूँ। मैं एक जिन्नी हूँ, एक यतीम जिन्नी जिसे रघु सिंह ने शरण दी थी। मैं छोटी थी जब मेरे माता पिता मर गए। भटकते भटकते मैं इस गांव में आई और चुपके से इस महल में रहने लगी। एक दिन रघु सिंह ने मुझे देख लिया। वे एक नेक इंसान थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और कहा कि मैं यहाँ छिपकर रह सकती हूँ। लेकिन एक रात कुछ लोग जबरदस्ती महल में घुसे और रघु सिंह को घसीटकर बाहर ले गए। मैं उस वक्त छोटी थी और कुछ नहीं कर सकी। रघु सिंह कभी वापस नहीं आए। बाद में जब मैं बड़ी हुई, मुझे पता चला कि विजय सिंह ने उन्हें 3 दिन तक कैद में रखा, जबरदस्ती कागजात पर हस्ताक्षर करवाए और फिर उन्हें जहर दे दिया। उनकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। 15 दिन बाद एक लावारिस लाश के रूप में उन्हें मिला, जिनकी पहचान नहीं हो पाए। मैं उनकी कब्र पर रोती रहती हूँ। सिर्फ इस शैतान की सच्चाई बताने के लिए मैं वापस आई हूँ। अमित स्तब्ध था। क्या तुम सचमुच एक जिन्नी हो? इस बीच गांव वाले भी तहखाने में आ गए थे। उन्होंने माया की पूरी कहानी सुन ली थी। विजय सिंह ने हमारे साथ धोखा किया। गांव वाले गुस्से से चिल्लाए। वह न सिर्फ रघु सिंह का भाई था बल्कि हमारा अभिभावक भी। लेकिन उसके जाने के बाद हम विजय सिंह के गुलाम बन गए। गांव वाले विजय सिंह को घसीट कर ले गए, ये कहते हुए कि उसका फैसला पंचायत में होगा। तहखाने में अब केवल अमित और माया थे। अमित मुस्कुराकर बोला, पहली बार किसी जिन्नी को इतना खूबसूरत देखा है। क्या तुम वाकई इतनी सुंदर हो? माया हंसी। मैं बहुत भयानक भी हो सकती हूँ। क्या मेरा असली रूप देखना चाहोगे? अमित ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता। माया ने कहा, अब मैं कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगी। मैं सिर्फ विजय सिंह की सच्चाई बताने आई थी। अब मैं अपने कबीले में लौट जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। जिस कमरे में मैं रहती थी वहाँ रघु सिंह का एक खजाना छिपा है। तुम चाहो तो उसे पा सकते हो। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। अमित ने जल्दी से उस कमरे में जाकर खजाना निकाला। उसने सोचा कि अब वह अपने परिवार को गांव से बाहर ले जाएगा और शहर में बसाएगा। उसकी किस्मत बदल चुकी थी। कुछ दिन बाद खबर आई कि विजय सिंह ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। कुछ लोगों का कहना था कि किसी ने उसे धक्का दिया था। कुछ कहते थे कि उसने खुद छलांग लगाई थी। लेकिन अमित जानता था कि बुरे काम करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। अमित के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। उस खजाने में सोने चांदी के सिक्के, कीमती हीरे जवाहरात और कुछ पुरानी संपत्ति के कागजात थे।
इस सब को देखकर वह सोच में पड़ गया। क्या वह इस धन को अपने लिए रख ले? के अत्याचारों से पीड़ित उन्हें अब एक नई उम्मीद मिली थी। चंद्र महल को भी नया जीवन मिला। अमित ने उसे गांव का सामुदायिक केंद्र बना दिया, जहां सभाएं होती, त्योहार मनाए जाते और बच्चे खेलते। 2 साल बीत गए। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और गांव में ही रहकर विकास कार्यों में जुट गया। गांव की शक्ल बदल गई थी। किसान खुशहाल थे, बच्चे स्कूल जाते थे और चंद्र महल फिर से रौनक से भर गया था। एक शाम जब अमित चंद्रमहल के बगीचे में टहल रहा था, उसे एक परिचित खुशबू महसूस हुई। वह चौंक कर मुड़ा। सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। माया नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? अमित ने पूछा, हालांकि उसके दिल को जवाब पता था। मेरा नाम किरण है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं माया की बहन हूँ। वह तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताती है। अमित का दिल धड़क उठा। माया कैसी है? वह ठीक तो है, वह बहुत खुश है, किरण ने कहा, और तुम्हारे किए हुए काम से बहुत प्रभावित है। उसने मुझे तुम्हें ये देने के लिए भेजा है। किरण ने अपने हाथ में पकड़ा एक छोटा सा बक्सा अमित को दिया। अमित ने उसे खोला। उसमें एक अद्भुत हीरा था, जो आसमानी नीला रंग बिखेर रहा था। ये चंद्रकांत मणि है, किरण ने बताया। इसे रघु सिंह ने माया को दिया था। ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें आत्मशक्ति देगा। माया चाहती है कि अब ये तुम्हारे पास रहे। अमित ने धन्यवाद देते हुए मणि ले ली। क्या मैं कभी माया से मिल सकता हूँ? किरण ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन अभी नहीं। हमारे 2 अलग अलग संसार हैं अमित, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे साथ है, हर कदम पर। तभी बगीचे में हवा का एक तेज झोंका आया और किरण धीरे धीरे हवा में मिलने लगी। अमित देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दुहक के नहीं बल्कि आभार के। उस रात अमित ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी रघु सिंह के सपनों को पूरा करने में लगाएगा। वह गांव को एक आदर्श गांव बनाएगा, जहां हर किसान खुशहाल हो, हर बच्चा पढ़े और सभी एक परिवार की तरह रहे। समय बीतता गया। अमित की शादी गांव की एक साधारण लड़की से हो गई, जिसने उसके मिशन में साथ दिया। गांव पूरे इलाके में एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग यहां के विकास मॉडल को देखने आते। हर साल रघु सिंह की पुण्यतिथि पर अमित रात में अकेले उस कब्र पर जाता और लाल गुलाब चढ़ाता। वहां उसे हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता, जैसे कि माया उसे देख रही हो, उसके साथ हो। एक बार जब वह कब्र के पास बैठा था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। तुमने मेरे बाबा के सपनों को साकार कर दिया। जमित, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अमित मुस्कुराया। वह जानता था कि कुछ रिश्ते शरीर के बंधन से परे होते हैं और कुछ प्रेम इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। गांव की कहानी भी बदल गई थी। अब लोग विजय सिंह के कोई उससे निकल या उसमें समा रहा हो। गांव वाले अब इससे डरते नहीं थे। वे जानते थे कि वह रोशनी उनकी रक्षक परी की है, माया की, जो 2 दुनियाओं के बीच का पुल बनकर उनके गांव की निगरानी करती है। अमित जब कभी उस पेड़ के पास से गुजरता, एक पल रुककर उसे देखता और धीरे से कहता, धन्यवाद माया, मेरी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए। और हवा में एक मीठी खुशबू फैलती, जैसे कह रही हो, ये तो मेरा फर्ज था ओ अमित, और तुमने उसे पूरा करके मुझे मुक्त कर दिया। 20 साल बीत गए। अमित अब गांव का सम्मानित मुखिया था। उसके बेटे अरुण ने शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करके वापस गांव आकर पिता का काम संभाल लिया था। अरुण भी अपने पिता की तरह कब्रिस्तान में जाता और रघु सिंह की कब्र पर फूल चढ़ाता। एक रात जब अरुण वहां गया, उसने देखा कि एक अनजान लड़की पहले से ही वहां बैठी है। वह सुंदर थी, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम कौन हो? अरुण ने पूछा। तुम मुझे नहीं पहचानते? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ। अरुण, मेरा नाम दीपा है। अरुण हैरान था। तुम वही हो, लेकिन तुम तो हाँ, मैं माया की बेटी हूँ। दीपा ने कहा, हमारी दुनिया में भी समय आगे बढ़ता है अरुण, और कुछ चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। दीपा और अरुण की मुलाकातें बढ़ती गई। 2 अलग दुनियाओं के बीच एक नया रिश्ता बन रहा था। जब अमित को इसके बारे में पता चला तो वह मुस्कुराया। इतिहास खुद को दोहराता है, उसने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन इस बार प्यार के साथ, बदले के साथ नहीं। समय के साथ अमित बूढ़ा हो गया। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने महसूस किया कि उसका समय पूरा हो रहा है। बाहर पूर्णिमा की रात थी और चंद्रमा की रोशनी उसकी खिड़की से आ रही थी। तभी उसे एक परिचित खुशबू महसूस हुई। वह मुड़ा और देखा, माया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, वैसी ही खूबसूरत जैसी वह पहले थी। तुम आखिर आ गई, अमित ने कमजोर आवाज में कहा। मैं तुम्हें लेने आई हूं अमित, माया ने प्यार से कहा। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है। अरुण संभाल लेगा और दीपा उसकी मदद करेगी, जैसे मैंने तुम्हारी की थी। अमित ने माया का हाथ थाम लिया। क्या अब हम साथ रह सकते हैं? हाँ, माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उस रात अमित शांति से सो गया। सुबह जब लोग उसके कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी और उसके हाथ में वही चंद्रकांत मणि थी, जो अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। अरुण ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कब्रिस्तान में रघु सिंह की कब्र के पास करवाया।
जैसे ही अंतिम अग्नि दी गई, लोगों ने देखा कि आसमान में दो बादल एक दूसरे के साथ मिल गए और एक पल के लिए उनमें से प्रकाश की एक किरण निकली। देखो, एक बुजुर्ग ने कहा, रघु साहब, माया और अमित अब साथ हैं। और वास्तव में उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरी तरह से निकलता, लोग चंद्र महल के बाहर इकट्ठे होते और आसमान में 3 चमकते सितारों को देखते जो हमेशा एक दूसरे के पास रहते। अरुण और दीपा की कहानी भी आगे बढ़ती रही, एक ऐसी कहानी जिसमें दो दुनियाओं का मिलन था, इंसानी और जिन की। उनके बच्चे भी विशेष शक्तियों के साथ पैदा हुए और वे गांव की रक्षा और विकास के नए चरण की शुरुआत करते। और हर शाम जब सूरज ढलता, तपती धूप की गर्मी कम होती और चंद्र महल की छाया लंबी होती, तो लोग कहते कि अमित और माया उस बगीचे में टहलते हुए दिखाई देते हैं। दो आत्माएं जो आखिरकार एक हो गई, जिन्होंने साबित किया कि प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की भी यह कहानी काफ की धरोहर बन गई। तपती धूप में शुरू हुई एक प्रेम कहानी जो अंधेरी रात में रोशनी बनकर फैल गई और जिसने दिखाया कि सच्चा प्रेम और न्याय कभी हार नहीं मानते। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। आखिर एक माँ ने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्या किया कि उसने खुद अपनी जान दे दी। आयशा एक बहुत ही खूबसूरत थी, वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जिंदगी आयशा के लिए बहुत खूबसूरत थी क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई गम नहीं था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में जिंदगी उस पर क्या रंग दिखाने वाली है। आयशा के बाप का नाम अहमद था, वह कपड़ों का कारोबार करता था। उनके घर के हालात अच्छे थे। आयशा की माँ आयशा से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह उसकी लाडली और इकलौती बेटी थी। आयशा को बिल्लियों से बहुत प्यार था, यही वजह थी कि उसके माँ बाप ने उसे एक खूबसूरत बिल्ली भी दे रखी थी। स्कूल से आने के बाद खाना खाते ही वह अपनी बिल्ली के साथ खेलती रहती थी, लेकिन अचानक ही एक दिन उन पर कयामत टूट पड़ी। मां के पेट में शदीद दर्द हुआ था। सब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बुरी खबर सुनाई थी। डॉक्टर ने अहमद को बताया कि तुम्हारी बीवी को कैंसर है जो इस हद तक फैल गया है कि अब तुम्हारी बीवी सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है। आयशा इस वक्त 15 साल की थी। वह नहीं जानती थी कि अचानक उसकी मां, जो उसे बहुत प्यार करती है, वह उससे बिछड़ जाएगी। फिर कुछ महीने बाद ही उसकी मां का इंतकाल हो गया। आयशा पर कयामत टूट पड़ी थी, वह बहुत रोती रहती थी। उसकी बिल्ली भी उसके साथ बैठी रहती। शायद वह आयशा के गम को समझती थी। आयशा क्योंकि माँ बाप की लाडली और इकलौती बेटी थी, इसलिए उस पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसे घर का कामकाज भी करना नहीं आता था। अब अहमद परेशान था कि वह घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। उसे सुबह काम पर जाना होता था। इस घर के लिए एक औरत की जरूरत थी। मोहल्ले में रहने वाली एक बूढ़ी औरत जो बड़ी ही चालाक और मक्कार किस्म की औरत थी, वह अहमद से कहने लगी, तुम्हारी बेटी और तुम्हें एक औरत की जरूरत है। तुम्हारी बेटी अभी कम उम्र मासूम है, तुम दूसरी शादी कर लो। आयशा का बाप अहमद ये सुनकर चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह बूढ़ी औरत ठीक कह रही है, इस घर में वाकई ही एक औरत की जरूरत है जो आयशा की देखभाल कर सके और इस घर का कामकाज कर सके। फिर वह उस औरत से कहने लगा, अम्मा, तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है? मैं वाकई ही किसी तलाकशुदा या किसी विधवा औरत से शादी करना चाहता हूं जो आयशा की मां बनकर इस घर में आ सके। वह बूढ़ी औरत कहने लगी, हाँ, मेरी बेटी है जिसे पिछले साल तलाक हुई है, मैं उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही हूं, तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो। यूं अहमद ने उस बूढ़ी औरत की बेटी फरजाना से निकाह कर लिया। अहमद एक मालदार शख्स था और इस बूढ़ी और उसकी बेटी फरजाना की निकाह उसके माल पर थी। वह एक जालिम और जाबिर औरत थी, लेकिन उसने अपना असल रूप अभी नहीं दिखाया था। वह देखती कि अहमद अपनी बेटी आयशा से बहुत मोहब्बत करता है और यह बात उसके मन में खटकती थी। अहमद के काम पर जाते ही वह आयशा से कहती कि तुम घर का कामकाज किया करो, अब तुम जवान हो रही हो, तुम घर का कामकाज नहीं करोगी तो अगले घर जाकर हमारा क्या मुंह दिखाओगी। उसने आते ही आयशा पर जुल्मों सितम करने शुरू कर दिए थे, लेकिन वह आयशा से कहती कि अगर तुमने यह बात अपने बाप से कही कि मेरा सलूक तुमसे अच्छा नहीं है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह आयशा को धमकी के जोर पर चुप करके रखती थी। आयशा उसे देखकर हैरान होती, आज तक उसने दुनिया का ये रूप नहीं देखा था। उसकी नई सौतेली माँ बड़ी ही जालिम किस्म की औरत थी, वह अब उससे हर किस्म के काम करवाने लगी थी। खाना आयशा बनाती थी, लेकिन उसके बाप के सामने फरजाना कहती कि यह खाना मैंने बनाया है और उसे सारे कपड़े भी धुलवाती, उसे सारे कपड़े इस्त्री भी करवाती। अब वह उससे खाना भी पकवाने लगी थी। खाना बनाते बनाते कई बार आयशा के हाथ जल जाते और वह अपने हाथों को देखकर रोती थी। उसे अपनी माँ बहुत याद आती क्योंकि उसकी माँ ने उसे फूलों की तरह पाला था, वह उसे किसी काम को हाथ भी लगाने नहीं देती थी। फिर एक दिन फरजाना अहमद से कहने लगी, तुम्हारी बेटी अब जवान हो रही है, क्या जरूरत है उसे स्कूल पढ़ाने की? मैं उसे घर का कामकाज सिखाऊंगी, कोई हुनर सिखाऊंगी ताकि यह अगले घर जाएगी तो वह हुनर उसके काम आएगा। स्कूल पढ़ाकर क्या करना है? उसने अहमद के कान भर दिए थे। इसलिए अहमद एक दिन आयशा से कहने लगा, अब तुम स्कूल नहीं जाओगी बल्कि घर के कामकाज किया करो। ये सुनकर आयशा ने रोना शुरू कर दिया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अहमद उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। वह उसका बाप था, उसकी सगी माँ तो ये दुनिया छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसका बाप भी अब फरजाना की जुबान बोलने लगा था। फरजाना की माँ भी चालाकी से इस घर में आ चुकी थी। वह अहमद के सामने रोना रोती कि मैं एक बूढ़ी और गरीब औरत हूँ, मैं अकेली कैसे रहूंगी। इसलिए उसने भी इस घर में अपनी जगह बना ली थी और वह यहीं पर रहने लगी। दोनों माँ बाप का सलूक आयशा के साथ अच्छा नहीं था। आयशा को अपनी बिल्ली से बहुत प्यार था, वह उसके साथ ही सोती थी, लेकिन जब फरजाना ने देखा कि हर वक्त उसके साथ खेलती रहती है तो वह एक दिन अपनी माँ से कहने लगी, इस बिल्ली को उठाकर कसाब की दुकान पर छोड़ आओ। वैसे भी आयशा सारा दिन इसके साथ लगी रहती है, मैं नहीं चाहती कि वह काम वगैरह छोड़कर इसके साथ खेले। अब वह बच्ची नहीं रही। यूं फरजाना की माँ ने उस बिल्ली को एक थैले में बंद किया
दिया और उसे एक कसाई की दुकान पर छोड़ आए। आयशा जो घर का कामकाज कर रही थी उसे पता ही ना चला कि उसकी बिल्ली कहाँ चली गई है। दोनों माँ बने चालाकी से उसकी बिल्ली उस घर से बाहर निकाल दी थी। आयशा की निगाहें अपनी बिल्ली को तलाश कर रही थी। उसने बिल्ली को पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दिया लेकिन वह उसे कहीं भी ना मिली। अब उसने रोना शुरू कर दिया था। शाम को जैसे ही अहमद काम से वापस घर लौटा तो वह अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान मेरी बिल्ली ना जाने कहाँ चली गई है, वह मुझे नहीं मिल रही। वह बिल्ली उसे उसकी माँ ने ला कर दी थी जिससे वह बहुत प्यार करती थी। यह सुनकर अहमद भी परेशान हो गया। जो कुछ भी था वह उसकी बेटी थी और वह आयशा से बहुत मोहब्बत करता था। वह अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहने लगा, मैं उसे तलाश करता हूँ, तुम परेशान मत हो। फरजाना जल्दी से कहने लगी, अरे एक बिल्ली ही तो थी, दूसरी ला देना छोड़ दो, तुम आकर खाना खा लो। वह उसका ध्यान बटाना चाहती थी लेकिन अहमद ने देखा आयशा की आंखें बहुत लाल हो रही थी और वह बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए उसे रहा ना गया और वह बिल्ली की तलाश में शहर की सड़कों पर घूमने लगा। तभी वह जैसे ही गली के नुक्कड़ पर आया उसे बिल्ली मिल गई थी। वह आयशा के घर की तरफ ही आ रही थी। वह एक वफादार जानवर थी। वह आयशा से बहुत मोहब्बत करती थी। अहमद ने उसे उठाया और आयशा के हवाले कर दिया। बिल्ली को देखकर आयशा बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी और यही खुशी फरजाना से बर्दाश्त नहीं हुई। वह दिल ही दिल में उससे बहुत नफरत महसूस कर रही थी और उसने सोच लिया था कि वह इस बात का बदला आयशा से लेकर रहेगी। किसी भी तरह से इस बिल्ली को वह मार देगी, आज नहीं सही तो फिर कभी सही। उसने यह मंसूबा दिल ही दिल में बना लिया था। उसने आयशा का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था। अब वह हर वक्त घर का कामकाज करती रहती थी। जिंदगी उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। वह ज्यादा खाती पीती भी नहीं थी। फिर एक दिन वह किचन में से अपनी बिल्ली के लिए दूध ले रही थी जब फरजाना ने वह दूध नीचे गिरा दिया और कहने लगी, इस घर में हराम की कमाई नहीं आती, तू बिल्ली को दूध पिला रही है, अब छोड़ दो इसका पीछा। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वह फरजाना से कहने लगी, बिल्ली मेरा मासूम जानवर है, अगर वह दूध नहीं पिएगी तो मर जाएगी, उसे रोटी की आदत डालो। फरजाना ने उसे हुक्म दिया और खुद फ्रिज पर ताला लगा दिया। आयशा हैरान रह गई थी कि वह मासूम जानवर के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकती है। फिर उसने किचन में से एक रोटी ली और बिल्ली के आगे डाल दी। अब बिल्ली को उसने रोटी की आदत डाल दी थी। फरजाना और उसकी माँ इस पूरी बस्ती में बदनाम थे। वह दोनों कोई अच्छी औरतें नहीं थी। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। फिर एक दिन फरजाना की माँ अपनी बेटी को भड़काने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तो उसकी मोहब्बत में पागल है, वह सब कुछ उसके नाम कर देगा और तुम खाली हाथ रह जाओगी, किसी तरह भी उससे पीछा छुड़ा लो। फरजाना कहने लगी, मैं भी यही सोच रही हूँ, तुम देखो आगे आगे मैं क्या करती हूँ। लेकिन एक दिन आयशा के लिए बड़ा ही बदकिस्मत साबित हुआ था। अहमद दुकान से घर आया तो उसे अचानक ही सीने में दर्द उठने लगा। उसे एक ऐसा खतरनाक हार्ट अटैक हुआ जो जानलेवा साबित हुआ था। वह अहमद के लिए जिंदगी का आखिरी दिन था जब वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब आयशा माँ और बाप दोनों से महरूम हो चुकी थी। अहमद की मौत पर वह फूट फूट कर रो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप भी इस दुनिया से चला गया है। अब सब कुछ फरजाना के हाथ में था। वह इस घर की, अहमद की दौलत की, सब जायदाद की मालिक बन चुकी थी। अहमद की मौत पर फरजाना को कोई दुख नहीं हुआ था क्योंकि वह अहमद से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी। अब तो वह आयशा पर भी मुकम्मल हुकूमत कर सकती थी। वह महज उसके लिए एक कचरे के ढेर से कम ना थी। आयशा दिन ब दिन और भी कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी सौतेली माँ फरजाना उसे खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी देती थी। उसे रोटी देती और कहती, ज़्यादा खाएगी तो हड्डी की आदत हो जाएगी। आयशा अपने मुंह से एक लफ्ज़ ना कहती थी। वह बिल्कुल खामोश रहती थी। बस्ती के सारे ही लोग जानते थे कि उसकी सौतेली माँ फरजाना उस पर बहुत जुल्म करती है, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि वह एक जालिम और मक्कार औरत थी। अब आयशा की बिल्ली जो हमेशा उसके साथ रहती थी वह भी बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। आयशा के अंदर जान थी। वह बिल्ली को एक लम्हा भी खुद से जुदा नहीं करती थी। लेकिन उसकी माँ ने जब आयशा का प्यार देखा, वह भी इस बिल्ली के लिए, तो उसे इस बिल्ली से भी नफरत होने लगी। किसी तरह भी वह इस बिल्ली को मारकर फेंक देना चाहती थी, लेकिन उसने बिल्ली का खाना पीना बंद कर दिया था। अब आयशा को तो एक ही रोटी मिलती थी। वह अपनी रोटी में से थोड़ी सी रोटी बिल्ली के आगे डाल देती और इसी से वह दोनों पेट भर लेते थे। वह अपनी बिल्ली से बातें करती और कहती कि एक दिन एक शहजादा आएगा जो उसे अपने साथ ले जाएगा, फिर उसकी जान हमेशा के लिए इस जालिम औरत से छूट जाएगी। वह अपनी सौतेली माँ फरजाना से बहुत नफरत करने लगी थी। वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वह इस घर की कैदी बन चुकी थी। वह घर का सारा काम करती, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, रोटी पकाना, लेकिन उसे फिर भी पेट भरकर रोटी नहीं मिलती थी। फरजाना बड़ी ही जालिम औरत थी जो उसे खाने के लिए बस एक ही रोटी देती थी, लेकिन वह औरत बड़ी ही चालाक और मक्कार थी। वह अपनी माँ के साथ मिलकर गलत कामों में शामिल हो चुकी थी और इन्हीं कामों में वह आयशा को भी शामिल करना चाहती थी। आयशा अब 17 साल की हो गई थी। फिर एक दिन कुछ लोग उनके घर आए थे। वे उसकी सौतेली माँ से ना जाने क्या बातें कर रहे थे। उसकी माँ ने उसे पुकारा और उन लोगों के सामने आने के लिए कहा। आयशा कुछ घबराई हुई सी थी। वह उन लोगों के सामने आकर बैठ गई। वे लोग सर से पांव तक आयशा को देखने लगे और फिर आपस में बातें करने लगे। आयशा थोड़ी देर बैठने के बाद उठकर बाहर चली गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। फिर यह राज रात को खुला जब फरजाना और उसकी माँ दोनों आपस में बातें कर रहे थे। आयशा दरवाजे के कोने पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। फरजाना की माँ उसे कहने लगी, क्या तुम्हें यकीन है आयशा हमारी बात पर राजी हो जाएगी? क्या वह उन लोगों के साथ चली जाएगी जो उसकी अच्छी खासी कीमत लगा कर गए हैं? ये सुनते ही आयशा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ इस कदर मक्कार और
जालिम होगी कि वह उसकी कीमत भी लगा देगी। वह हरगिज़ इस गलत काम में शामिल नहीं होगी। ना जाने वे किस वजह से इस घर में आए थे। अगले दिन फरजाना ने आयशा को तैयार होने के लिए कहा और उसे कह दिया कि वही लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। ये सुनकर आयशा हैरान रह गई थी, उसे समझ ना आई कि वे लोग कौन थे, उसे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं। जब ये बात उसने फरजाना से पूछी तो वह चालाक और जालिम औरत कहने लगी, इसीलिए कि वे तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे एक क्लब में, वो डांस क्लब है, और तुम्हें वहां पर जाकर उन्हीं लड़कियों की तरह काम करना होगा जिस तरह वे लड़कियां वहां काम करती हैं। ये सुनते ही आयशा हैरान रह गई थी। वह एक नेक लड़की थी, वह कभी भी किसी ही गलत काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी माँ के सामने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं हरगिज़ वहां पर काम नहीं करूंगी। मेरी माँ अगर जिंदा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिल में जो आए तुम वह करो। ये कहते ही वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उसकी बिल्ली भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी, शायद उसे भूख लग रही थी। उसका इनकार सुनकर फरजाना गुस्से से आग बबूला हो गई थी। वह कहने लगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी, तुम यहाँ भूखी मर जाओगी। आयशा कहने लगी, मुझे ये बात मंजूर है, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन कोई गलत काम नहीं करूंगी। वह इस जालिम औरत के आगे डट गई थी। फरजाना बड़ी ही जालिम औरत थी। आयशा के इनकार पर उसने उसका खाना पीना बंद कर दिया। अब वह हर वक्त भूखी रहती और भूखी हालत में भी काम करती रहती थी, लेकिन वह अपनी बिल्ली को भूखा नहीं देख सकती थी। वह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती और उसे खाने के लिए मांगती थी। ये देखकर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते। उसका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। फरजाना और उसकी मां खुद तो अहमद की दौलत पर ऐश कर रहे थे, लेकिन आयशा अपने बाप की दौलत होते हुए भी भूखी मर रही थी। वह चुपके से किचन में से रोटी के पास ही टुकड़े चुराती और उन्हें पानी में भिगो देती, थोड़े टुकड़े खुद खाती और थोड़े से वह अपनी बिल्ली के आगे डाल देती थी। उसकी बिल्ली भी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। फरजाना उसे कहती, अगर तुम मेरी बात पर राजी हो जाती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर यह जुल्म बंद कर दूंगी, तुम्हें खाने के लिए अच्छी चीज़ें दूंगी और तुम्हारे साथ मेरा रवैया अच्छा हो जाएगा अगर तुम मेरी बात मान लो तो। लेकिन आयशा ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस गलत काम के लिए हरगिज़ हामी नहीं भरूंगी। वह अपनी सौतेली माँ के आगे डट गई थी। उसकी माँ ने उसका खाना पीना मुकम्मल बंद कर दिया था, लेकिन एक आधी रोटी जो बच जाती थी वह आयशा किचन में से चुरा कर अपनी बिल्ली को खिला देती थी। उसे अपनी बिल्ली अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज थी, क्योंकि वह उसके माँ बाप ने उसे ला कर दी थी। फिर एक दिन आधी रात को वह चुपके से घर से निकली और उस बिल्ली को उसने गोद में उठाया। वह बिल्ली को उठाकर उस लड़के के दरवाजे पर छोड़ गई थी जो रोजाना ही उस बिल्ली को प्यार करता था, उसे देखता था। वह आयशा से कहता था कि वह उसे यह बिल्ली दे दे क्योंकि यह बिल्ली उसे बहुत प्यारी लगती है। आयशा देख चुकी थी कि वह इस घर में फरजाना के जुर्म की वजह से बहुत कमज़ोर होती जा रही है, कहीं वह अपनी ज़िंदगी ना खो दे। यही सोचकर वह उसे उसी लड़के के हवाले करके आ गई थी। अब उसके दिल में इत्मीनान था, लेकिन अभी 2 दिन गुजरे थे जब अचानक ही उसके पेट में शदीद दर्द हुआ और वह बिस्तर से जा लगी। फरजाना आई, उसने नफरत से आयशा को देखा और कहने लगी, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। अब तुम बिस्तर से लगी हुई हो, मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं करवाऊंगी। आयशा कहने लगी, भले ही मैं ऐसे ही हालत में मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं। वह इस जालिम औरत के आगे डट गई थी, लेकिन दिन ब दिन आयशा की हालत खराब होती जा रही थी। फरजाना ने फैसला किया कि वह किसी डॉक्टर को नहीं बुलाएगी कि वह आयशा को आकर देखे। दिन ब दिन आयशा की हालत बिगड़ती जा रही थी, वह बिस्तर से जा लगी थी। लेकिन एक दिन फरजाना की माँ उसे कहने लगी, ये लड़की मर जाएगी तो बस्ती वाले हमें बदनाम करेंगे और इस बस्ती से निकाल देंगे। तुम ऐसा करो कि बस्ती में जो हकीम रहता है तुम उससे आयशा के लिए दवा ले आओ। आखिरकार माँ के कहने पर वह आयशा के लिए दवा लेने पर राजी हो गई और खुद ही हकीम के पास जाकर दवा ले आई। लेकिन वह जालिम औरत यह नहीं जानती थी कि मुसलसल भूखा रहने की वजह से आज आयशा की यह हालत है कि वह एक बीमार लड़की बन चुकी है। उसके जिस्म की कमजोरी बता रही थी कि उसकी बीमारी अब खत्म होने वाली नहीं। वह हर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती और बीमारी की हालत में अपने माँ बाप को याद करके रोती थी, लेकिन दिल में उसके इत्मीनान था, वह भी इस बात के कि उसकी बिल्ली महफूज हाथों में है। वह लड़का यकीनन उसकी बिल्ली का बहुत ख्याल रखता होगा, वह कितनी अच्छी हो गई होगी, उसे अच्छा खाना मिल रहा होगा। वह ऐसे ही सोचती रहती थी। बावजूद हकीम की दवाई के उसकी बीमारी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। फरजाना भी देख रही थी कि उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। फिर एक दिन वह आयशा से कहने लगी, अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो अभी मैं तुम्हें शहर के डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन आयशा कहने लगी, मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगी, मैं हरगिज़ तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। इस जालिम चालाक औरत ने उसे मौत के दहाने पर पहुंचा दिया था। वह उसे खाने के लिए तो पहले ही नहीं देती थी और आज आयशा इस हाल में पहुंच चुकी थी कि वह बिस्तर से जा लगी थी। उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वह खुद से खड़ी होकर पानी भी पी सकती। फिर उस रात वह सोई तो उसे बहुत ही अजीब ख्वाब नजर आया था। उसने देखा कि हर तरफ रोशनी है और एक खूबसूरत बाग है जहाँ पर फूलों ने अपना रंग दिखाया हुआ है। हर तरफ फूल ही फूल थे, लाल गुलाब के फूल, और वह फूलों के अंदर बैठी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी किसी ने उसे आवाज़ दी, आयशा देखो हम यहाँ हैं। आयशा पलटी तो हैरान रह गई। सामने ही सफ़ेद लिबास में उसके माँ बाप खड़े थे। वे आयशा की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे पुकार रहे थे, आ जाओ आयशा हमारे पास, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। उन्हें देखकर आयशा मुस्कुराने लगी। फिर वह अपनी माँ से कहने लगी, ये कौन सी जगह है? उसकी माँ कहने लगी, ये जन्नत है।
हम जन्नत में मौजूद हैं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे। वह हैरत से अपने माँ बाप से कहने लगी, लेकिन मैं जन्नत में कैसे आई? मैंने तो ऐसी कोई नेकी नहीं की। तो उसकी माँ बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुमने वह नेकी की है जो खुदा को पसंद आ गई है। तुम सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करती थी बल्कि उस मासूम जानवर की भी फिक्र करती थी, उसे अपने हिस्से का खाना देती थी। वह एक रोटी जो वह जालिम औरत तुम्हें देती थी वह तुम अपनी उस मासूम बिल्ली को डाल देती थी, और यही वजह है कि खुदा को तुम्हारी यह नेकी बहुत पसंद आए और आज तुम हमारे पास हो। अब तुम्हारा नाम जन्नत में लिख दिया गया है और यहाँ पर एक मकान है जो तुम्हारे नाम पर है, वह देखो वह सामने लिखा है आयशा का घर। ये देखकर आयशा बहुत खुश हुई थी। फिर एकदम ही अंधेरा छा गया, एक झटके से उसकी आंख खुली थी। यह एक अजीब सा ख्वाब था, लेकिन आयशा के जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। उसने अपने खुश होठों पर जुबान फेरी, वह जान चुकी थी कि अब उसे जिंदगी ने मजीद मोहलत नहीं देनी, शायद वह भी अपने माँ बाप के पास जा रही है। उसने आखिरी दफा कलमा पढ़ा और अपनी आंखें मूंद ली। आयशा या जालिम दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास चली गई थी। उसने मरना तो मंजूर किया था लेकिन कोई गलत काम करना नहीं। दूसरी सुबह जब बस्ती वालों को आयशा की मौत का इल्म हुआ तो वे उसकी सौतेली माँ को लानत मलामत करने लगे। आयशा एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर सिर्फ उसके लिए सुकून ही सुकून था। कोई भी नहीं जानता था कि उसे ख्वाब में उस एक रोटी के बदले में जन्नत की बुशारत मिल चुकी थी, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उसकी सौतेली माँ और उस औरत का बहुत भयानक अंजाम हुआ था। एक दिन उनके घर में आग लगी तो सब कुछ जलकर राख हो गया। अब कहते हैं कि वे दोनों माँ बस सड़कों पर भीख मांगती हैं, लेकिन आयशा को याद करके सारे बस्ती वाले बहुत रोते हैं, क्योंकि एक मासूम और खूबसूरत लड़की थी जो अपने माँ बाप को खोने के बाद एक बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो गई।